जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि आपके लिए जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और यहाँ पर हम आपको पूरा हिंदी का पोर्शन, ठीक है, हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस का और स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। और हम हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। कह रहे कि इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, ठीक। तो संयुक्त स्वर इनमें से हमारा नहीं है, तो वो है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, बड़ाऊ, ठीक है। जो बड़ाऊ है, ठीक है, ये कैसा है, ये स्वजातीय दीर्घ स्वर है, ठीक है। कैसा है, स्वजातीय दीर्घ स्वर है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ बना देता है। तो राइट आंसर यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम यहाँ पर क्या है, तो घर हुआ, पहाड़ हुआ, नदी हुई, ये हमारी क्या है, संज्ञा, ठीक। ये तीन यहाँ पर संज्ञा है। बच जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आप, ठीक है। आप क्या है, आप यहाँ पर एक सर्वनाम है, ठीक है। और ये कैसा सर्वनाम है, ये मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। सर्वनाम के तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के, सॉरी, तीन प्रकार होते हैं, हमारा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उसमें ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है कि अफसोस में नहीं जा सका, ठीक है। तो यहाँ पर अफसोस जता रहा है, साथ में ये एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है, यानी आश्चर्यचकित वाला ये जो आपका चिन्ह है, तो यहाँ पर आपका होगा कौन सा, यहाँ पर है आपका शोक सूचक अव्यय। कौन सा है, शोक सूचक अव्यय है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि इन नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है। तो हमें यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी बतानी है कि कौन सी है। तो कौशल्या जो है, कौशल्या सही है, मैथिली शरण गुप्त भी सही है, मेघनाथ सही है। यहाँ पर जो गलत लिखा हुआ है वो है हमारा राहुल सांस्कृत्यायन लिखा है, ठीक है। राहुल सांस्कृत्यायन नहीं है, इनका जो सही नाम है वो है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। क्या होना चाहिए था, सांकृत्यायन, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो रहा वो है अपना ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द इनमें से है कौन सा, राष्ट्र निर्माण के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। बाकी इच्छा, रक्षा और योग्यता ये कैसी हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है कि आँखों में पानी, आँखों में पानी रेखांकित पद में कारक है। कारक बताना है हमें। तो जो में विभक्ति होती है, में कल भी बताया था आपको, मैं और, ठीक है, मैं और पर जो है वो किसके हैं, ये अधिकरण कारक की हैं, ठीक है। किसकी है, अधिकरण कारक की है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का, ठीक, सभी यानी दो शब्द दिए हैं तो दोनों में, ठीक। तो परि, ऑप्शन बी देखते हैं हम लोग। परि और पूर्णता एक ऐसा यहाँ पर शब्द युग्मों का जो विकल्प है जिसमें दोनों में, ठीक है, क्या क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय है, ठीक है। जैसे परि और पूर्णता में, तो परि जो हमारा क्या है, परि हो गया हमारा उपसर्ग, ठीक है, पूर्णता, ठीक, ये पूर्ण हो गया मूल शब्द और ता हो गया हमारा यहाँ पर प्रत्यय, ठीक। तो परिपूर्णता हो गया। ऐसे ही अधार्मिक, ठीक है, आ हो गया हमारा, क्या हो गया, आ यहाँ पर हो गया उपसर्ग और धार्मिक में धर्म प्लस एक होगा, ठीक है। क्या होगा, धर्म प्लस एक, तो एक यहाँ पर प्रत्यय है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महेंद्र का संधि विच्छेद होता है दोस्त, वो होगा क्या, महा प्लस इंद्र। ठीक है, महा प्लस इंद्र होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा पहले ही हो जाता है राइट, महा प्लस इंद्र। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमारी संधि कौन सी है, एक मात्रा जिसमें रहती है वहाँ पर होती है गुण संधि। कौन सी होती है, गुण संधि। तो ऑप्शन ये हमारा हो गया गुण संधि का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है कि सतसई किस समास का उदाहरण है। सतसई किस समास का उदाहरण है। तो सतसई जो है यहाँ पर है किसका, ये हमारा द्विगु समास का है। किसका, द्विगु समास का है। द्विगु समास में क्या होता है, जिसमें सामासिक जो समास का पद होता है वो कैसा होता है, संख्यावाची होता है। कैसा होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सतसई है वो कैसा हो गया, द्विगु समास हो गया। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है। तो पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये तो सरल हो गया। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी सरल है। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। ठीक है, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। मिश्र बताना है, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, मिश्र वाक्य में होता क्या है कि आपके इसमें दो, यूँ कहें कि दो वाक्य होते हैं, लेकिन एक जो वाक्य है, ठीक है, एक प्रधान वाक्य होता है, एक उसका उपवाक्य होता है। ठीक है, तो जो उपवाक्य है वो उस प्रधान वाक्य पर क्या होता है, निर्भर रहता है। ठीक है, निर्भर रहता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। प्रयोग के आधार पर हमें बताना कि शब्दों के कितने भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं दोस्त, वो होते हैं कितने, दो। कितने होते हैं, दो। याद रखना आप लोग, कौन कौन से होते हैं, विकारी शब्द। ठीक है, प्रयोग के आधार पर बात की जा रही है यहाँ पर, विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी होते और अविकारी होती है। ठीक है, चलिए विकारी कौन से शब्द होते हैं, विकारी वे शब्द होते हैं, ठीक है, जिनमें लिंग वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में क्या हो जाता है, विकार हो जाए, यानी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक, ठीक है, के आधार पर उनके मूल शब्द में कोई परिवर्तन ना हो, उसको हम लोग कहेंगे अविकारी शब्द। ठीक, चलिए अगला है कि समश्रुत शब्द प्रथा और प्रथा का किस क्रम में सटीक अर्थ है। ठीक है, तो प्रथा, ठीक है, ये दो प्रथा दिए गए हैं हमारे, तो उसका हमें सटीक अर्थ बताना है। तो क्या होगा, पहला कह रहे कि कुंती। ठीक है, इस वाली प्रथा का जो अर्थ है कह रहे कुंती है, और इस वाली प्रथा का अर्थ है रीति। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए ही सही होता है। ठीक है, क्या होगा, ये यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। 13वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द वन शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, वन। ठीक, तो वन जो है हमारा जंगल हो गया। ठीक है, वाटिका हो गया, वन हो जंगल हो गया, वाटिका हो गया, पानी हो गया, और जीत जो है वो किसका, वन शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, वन शब्द का अर्थ यहाँ पर नहीं है, जीत। आगे बढ़ते हैं। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मीमांसा का हमें यहाँ पर सही पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, तो मीमांसा का अर्थ होता है किसी चीज़ की समीक्षा करना। ठीक है, क्या, समीक्षा करना, आलोचना करना। ठीक है, विवेचना या निरूपण करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीमांसा का सही पर्यायवाची दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन हमारा सी वाला। समालोचन जो है मीमांसा का करेक्ट पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। मतलब विलोम की दृष्टि से इनमें से एक जो युग्म है वो कैसा कह रहे हैं, अशुद्ध है। तो हमें उसको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो विलोम पहले ही पढ़ते हैं हम लोग, सचल और चल। सचल का यहाँ पर कह रहे हैं कि चल होता है। ठीक, तो सचल का जो विलोम होता है दोस्तों वो चल नहीं होता है, वो क्या होगा, अचल होगा। सचल का अचल। तो यहाँ पर हमारा पहले ही ऑप्शन क्या है,
विलोम की दृष्टि से ये अशुद्ध हो गया। ठीक, बाकी निरपेक्ष का सापेक्ष, बंधन का मोक्ष और मौलिक का अनुदित ये सारे ठीक हैं। 16वां है जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। मतलब जो तर्क के द्वारा क्या हो गया हो, माना जा चुका हो। ठीक है, तो ऐसे शब्द के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा हमारा, तो वो हम कहते हैं कि भाई तर्क सम्मत है। ये कोई चीज़ होती है जो तर्क के द्वारा मान ली गई हो तो उसको कहते तर्क सम्मत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ। आसमान फट जाना मुहावरे का हमें सही अर्थ बताना। तो कह रहे कि असंभव काम होना, बिल्कुल नहीं भाई, आसमान फट जाना मतलब असंभव तो होना नहीं है। बहुत शोर करना, ये भी नहीं है। चुगली करना भी नहीं है। बचता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अचानक आफत आ पड़ना के लिए हम लोग कहेंगे आसमान फट जाना। 18वां है कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बत्तियाँ सुन रूखी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि यहाँ पर अपना श्रृंगार अलंकार है। ठीक, लेकिन अब श्रृंगार में कौन सा होगा, श्रृंगार में एक संयोग और वियोग, दो टाइप के श्रृंगार रस होते हैं हमारे। ठीक है, रस सॉरी अलंकार नहीं, रस की बात की जा रही है यहाँ पर। तो दो होते हैं, एक वियोग और श्रृंगार। तो यहाँ पर अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, ठीक, मतलब यहाँ पर यो बिछड़ने वाला हमें भाव मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा होगा, वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। राइट आंसर होगा वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी। 19वां है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है हमारा क्या, चौपाई। चौपाई में 4 चरण और प्रत्येक चरण में कितनी, 16 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। एक शब्द के साथ कई शब्द जो चिपके रहते हैं तो वहाँ पर चिपकना, जैसे ही आपका चिपकने का मतलब होता है, ठीक है, जो श्लेष होता है, पहले एक गम आती थी जब हम लोग बाइंडिंग वगैरह होती थी बुक्स में, ठीक है, वाइडिंग होती थी, तो जो उसमें गम लगाई जाती थी यानी गोंद, उसको श्लेष कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, श्लेष। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो जहाँ चिपके एक के साथ एक से अधिक अनेक अर्थ चिपके हों तो वहाँ पर होता है हमारा श्लेष अलंकार। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, श्लेष अलंकार। 21वां है स्वास्थ्य से ... समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय ... कौन सा है। करें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होना चाहिए यहाँ पर। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। तो राइट आंसर क्या निकल के आ रहा, राइट आंसर आ रहा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, तो किस भाग में त्रुटि है। कह रहा है कि देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो देश यहाँ पर हमें ये गलत लग रहा है। ठीक है, 22वें में, ठीक है, ये देश है जो ग्रामेटिकल यानी इसकी जो वर्तनी है वो कैसी है, अशुद्ध है। तो ये आ रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, देश जो है वो ऐसा लिखा जाएगा, यहाँ पर शुद्ध लिखा है, ये जो है वो अशुद्ध लिखा है। तो राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 28वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। ठीक, तो हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम जो होता है वो क्या है, यहाँ से इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। क्या आती है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, और इससे पहले और आती है एक और। तो हिंदी के विकास का जो क्रम है, पहले सबसे पहले आती है संस्कृत, फिर आती है पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद जो है हिंदी आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे निहार किसकी रचना है। निहार यहाँ पर पूछ रहे हैं, निहार किसकी रचना है। तो निहार जो रचना है मित्र किसकी है, ये हमारे किनकी है, ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा।
चलिए अब हमारा आता है दूसरा पोर्शन, ठीक है। ये सामान्य जानकारी का पोर्शन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि कितने नंबर का है, 20 नंबर का है। दोस्तों अंत तक बने रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है पहला जो जीके का है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी दोस्त वो क्या थी, वो थी हम्पी। क्या थी, ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, हम्पी थी, ठीक है। और इस ये जो हम्पी राजधानी है इसके खंडहर अभी वर्तमान में कहाँ पर मिलते हैं, कर्नाटका में ये मिलते हैं। 47वां क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1915 में ... वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। मतलब कह रहे हैं कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तब उनकी आयु क्या रही, ठीक है, या क्या थी उस समय। तो उस समय उनकी जो आयु थी वो थी 46 वर्ष। कितनी थी, 46 वर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ... में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। तो कब किया था, मुस्लिम लीग ने एक स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जो पेश किया था वो कब किया था, तो ये किया था इन्होंने 1940 में। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 1940 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे 1809 में लॉर्ड ... ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में इनमें से किसने संधि की थी, ठीक है। तो इनमें से जो संधि की थी वो है कौन, ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डी मेटकाफ, ठीक है। चार्ल्स डी मेटकाफ ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नर्तकी का संबंध ओडिसी नृत्य से है। ओडिसी की नृत्यांगना इनमें से कौन सी हमें बताना है। तो ओडिसी की जो नृत्यांगना यहाँ पर है, नर्तकी हैं, वो कौन है, वो है हमारी ऑप्शन नंबर डी, सुजाता मोहपात्रा। कौन है, सुजाता मोहपात्रा जो हैं वो किसकी, ओडिसी की नर्तकी हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र में इन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि भारत की जनगणना 2011 की अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। महिला साक्षरता दर जो है कह रहे इनमें से सबसे कम कहाँ थी। तो दोस्त जो सबसे कम महिला साक्षरता दर थी वो थी कहाँ, बिहार में, ठीक है। कितनी थी 2011 के अनुसार, ये थी आपकी 63.82%। कितनी महिलाएं शिक्षित थीं, 63.82%। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है वो कह रहा है कि किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर, करेक्ट आंसर क्या होगा, केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र और गुजरात से, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ से हमारी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है वो निकलती है। अब इसको हमें जोड़ियों को मैच कराना है, ठीक। तो मैच कराना है, ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको याद कर लेना, मैं मैच करा रहा हूँ। कह रहे कि छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ कह रहे इसमें से किस चीज़ के लिए है। अच्छा जे नहीं मैच नहीं करा रहा, कह रहा है कि उपर्युक्त जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही है। हमें इसमें से बताना है कि कौन सी जो जोड़ी है वो सही है। तो छत्तीसगढ़ है प्रमुख स्वर्ण उत्पादक राज्य, सही है, नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, ठीक है। राजस्थान है खनिजों की प्राप्यता एवं विविधता प्रदान करने वाला समृद्ध राज्य, गलत बात है, राजस्थान में नहीं।
मध्य प्रदेश केवल हीरा उत्पन्न करने वाला राज्य, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो पन्ना शहर है यहाँ पर हीरों का क्या होता है, उत्पादन होता है। और डी कह रहे हैं कि कलई सांद्रता यानी टिन कंसंट्रेट्स उत्पन्न करने वाला एकमात्र राज्य। तो सी और डी यहाँ पर करेक्ट है और ए और बी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केवल सी और डी। आगे बढ़ते हैं। डॉट डॉट विश्व का प्राचीनतम अभी भी चालू 1855 का बना भाप इंजन है। कह रहे कि 1855 में ये भाप इंजन बना था और अभी भी चालू है। कौन सा है वो? तो इस इंजन का जो नाम है वो है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन नाम का जो इंजन है उसका निर्माण 1855 में हुआ था और ये अभी भी चालू है। और ये दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से किसके मध्य, दिल्ली से रेवाड़ी के मध्य ये चलता है, ठीक है, दिल्ली से रेवाड़ी के मध्य। 55वां है कि किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले क्यों फेमस है भाई? किम्बरले जो फेमस है वो किस लिए है? ये हीरा की खदान के लिए, यानी हीरा की खान के लिए फेमस है, ठीक है। और कहाँ पर है ये हमारा साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में ये किम्बरले वहाँ पर स्थित है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 56वां प्रश्न की वह कार्य जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? कह रहे चुनावों की अधिसूचना जारी करना किया जाता है, चुनावी नामावली तैयार करना, चुनावी नामावली तैयार करना, ठीक है, अभ्यर्थियों का नामांकन। तो अभ्यर्थियों का जो नामांकन है ये चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। आचार संहिता लागू करना चुनाव आयोग का काम है, ठीक है। अभ्यर्थियों का जो नामांकन होता है वो कौन करता है? वो मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है, संबंधित डिस्ट्रिक्ट का डीएम करता है। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है? राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा के द्वारा चुना जाता है? तो विधानसभा के द्वारा चुना जाता है 1/3, ठीक है, 1/3 सदस्यों को। कितने? 1/3। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये जो 1/3 सदस्य हैं, ठीक है, हर 2 वर्ष में ये चुने जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक और महापरीक्षक कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कैग की जो नियुक्ति है मित्र वो की जाती है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 59वां प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के कार्य हैं, क्या हैं? स्थानीय कर लगाना और एकत्रित करना, ठीक है भाई, सही है। स्थानीय कर लगा सकती है ग्राम पंचायत और उसे इकट्ठा भी कर सकती है। जल संसाधनों का निर्माण और रखरखाव, ये भी सही है। ग्राम पंचायत में जो हैंडपम्प वगैरह होते हैं या और भी कुछ हैं तो उनका रखरखाव भी और नए वो संसाधन का निर्माण भी कर सकती है। रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना, ठीक है, ठीक है। जैसे सबसे बड़ी जो योजना है रोजगार से संबंधित ग्राम पंचायत में वो है मनरेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर है कि उपर्युक्त सभी सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में पंचायती राज संस्थान, भारत में पंचायती राज संस्थान पीआरआई की प्रणाली है। किस चीज़ की प्रणाली है? कह रहे प्रशासनिक कराधान। तो ये जो पीआरआई जो है पंचायती राज संस्थान है वो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ठीक है। ये ग्राम पंचायत की सरकार है। आगे बढ़ते हैं। 61वां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है एक क्या, ये ऋण योजना है। कैसी है? ये ऋण योजना है, ठीक है। इसको जो लागू किया गया था या इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? ये की गई थी 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 2015 से इसको लागू किया गया था, ठीक है। और इसका जो मूल उद्देश्य है
किसमें, जो छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, ठीक, या लघु लघु उद्यमी हैं, तो उनके लिए 10 लाख तक का क्या है, 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। क्या है, 10 लाख तक का इस योजना में इनको ऋण प्रदान किया जाता है। तो राशि आप लोग याद रखना, कई बार राशि भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कितनी है, 10 लाख है इसकी राशि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। फिर है कि 12 जुलाई 1982 को आरबीआई के कृषि ऋण, एग्रीकल्चर क्रेडिट संबंधी कार्य और उस समय के कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पुनर्वित्त संबंधी कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया था। क्या आया था उस समय, तो ये आया था हमारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, ठीक है, क्या आया था, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये हमारा राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाबार्ड, आपने पढ़ रखा होगा इसको, नाबार्ड, ठीक है। स्थापना हुई थी इसकी 1982 में, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ बनाया गया, मुख्यालय बनाया गया मुंबई में। मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया, मुंबई में बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेट इंजन का जो आविष्कार किया था वो किया था सर फ्रैंक विटल ने। किसने किया था, सर फ्रैंक विटल ने। राइट आंसर होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फ्रैंक विटल। और ये कहाँ के थे, ये इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस द्रव के रूप में प्रयोग की जाती है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस द्रव के रूप में प्रयोग की जाती है, तो रेफ्रिजरेटर में की जाती है दोस्त अमोनिया। कौन सी की जाती है, अमोनिया गैस द्रव के रूप में या शीतलन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ में एक और है CFC, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये अगर हो तो इसको भी आप लोग मार सकते हैं। 65 में, एक बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं, ठीक है। एक बच्चा माँ का दूध पी रहा है और दूसरा बोतल का पी रहा है, तो कह रहे उनमें कौन सा विशिष्ट लक्षण होगा, ठीक। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाला, तो बोतल का जो दूध पिएगा वो बच्चा ज़्यादा मोटा रहेगा और जो माँ का दूध पिएगा वह कम मोटा होता है। कैसा होता है, वह कम मोटा होता है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और जन्म से लेकर जो है 6 माह तक बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इस दूध में बहुत सारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं वो होती हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे को 6 माह तक कम से कम माँ का दूध ही पिलाया जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें ये हो गया कि एक तो वो मोटा कम होता है, दूसरा उसमें रोगों की, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, और तीसरा उसे विटामिन एवं प्रोटीन अधिक मिलती हैं, ठीक। ये सही हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कंप्यूटर का पोर्शन। तो इसके आपको आपके पेपर में 15 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 15 नंबर के। तो चलिए शुरू करते हैं, समय ज़्यादा अपन नष्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन पहला देखेंगे इसका कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था वो था कौन सा, सिद्धार्थ, ठीक है। प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम था क्या, ओ सॉरी, सिद्धार्थ नहीं था यार, परम था ये, वेरी वेरी सॉरी दोस्त। परम जो है वो हमारा प्रथम सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ था कब हुआ था, 1951 में, ठीक है। 1991 में इसका प्रयोग, सॉरी, इसका जो
आविष्कार किया गया था, ठीक है, मतलब बनाया गया था इसको 1991 में। 67वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण यहाँ पर बताना है। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर ए ओरेकल, RDBMS, RDBMS और ओरेकल। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम फेल होने के मामले में फाइल्स की कॉपी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सिस्टम फेल होने के मामले में तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेल होगा तो उसको बैकअप करना पड़ेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 69वां है कि एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न में होते हैं। किस में होते हैं, मशीन लैंग्वेज में, पास्कल में, इनमें से कोई नहीं में, या सेकेंडरी मेमोरी में। तो जो मशीन लैंग्वेज होती है यानी बाइनरी जो लैंग्वेज होती है, यदि इस लैंग्वेज में होते हैं तभी वो क्या कर पाएगा, उसका कार्यान्वयन कर पाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17वां है मैक्रो क्या है। मैक्रो क्या है, मैक्रो, तो मैक्रो जो है वो है, पढ़ते हैं, छोटे एड ऑन प्रोग्राम जो आपको उनकी आवश्यकता है, उच्च लेवल नहीं। मैक्रो है VBA का प्रयोग करके पुनरावृत्तीय कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे MS एक्सेल में ... एक टेक्स्ट फंक्शन है, भिन्न सेलों के मानों को एक सेल में संयुक्त करने में उपयोगी है। तो भिन्न सेलों को एक सेल में यानी मर्ज करा जाएगा इसको, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर भिन्न सेलों के मानों को एक सेल में संयुक्त करने पर, तो एक सेल में संयुक्त करने पर ये कहलाता हमारा कॉनकेटेनेट हो गया जी, ठीक है। क्या वर्ड है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72वां है कि W3C का पूर्ण रूप क्या है। W3C का पूर्ण रूप क्या है, तो W3C का पूर्ण रूप होता है हमारा वर्ल्ड वाइड बेड, और C से हो गया कंसोर्टियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 73वां है कि ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, M-कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं। तो भाई ये ई लगा है तो इंटरनेट सेवाएं होंगी, ठीक है। कैसी हैं ये सभी कैसी सेवाएं हैं, ई सेवाएं ही हैं, ठीक है, ई सेवाएं हैं जी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट केवल प्रोफेशनल नेटवर्किंग के उद्देश्य से अभिकल्पित या डिजाइन की गई है। प्रोफेशनल के लिए तो वो की गई है कौन सी, लिंक्डइन। कौन सी की गई है, लिंक्डइन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे भीम ऐप का नामकरण ... के नाम पर किया गया है। भीम ऐप का जो नामकरण है किसके नाम पर किया गया है, तो ये किया गया है डॉक्टर VR अम्बेडकर जी के नाम पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कह रहे एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है। एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है, ठीक है। तो मॉडिफायर कुंजी नहीं है इनमें से हमारी टैब, ठीक है। टैब जो है मॉडिफायर कुंजी नहीं है, बाकी कंट्रोल शिफ्ट और विंडोज ये कैसी हैं, मॉडिफायर कुंजी हैं, ठीक है। मॉडिफायर यानी कि संशोधक कुंजी होती हैं। इसका अर्थ हो गया कि इन कुंजियों को उसके मतलब किसी दूसरी कुंजी के साथ दबाने पर, ठीक है, कुछ ना कुछ शॉर्टकट काम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं।
कह रहे पाइथन क्या है? पाइथन जो है, पाइथन क्या है? पाइथन जो है वो क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा है। 78वां क्वेश्चन है कि भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 4G जो सेवा थी भारत में वो कब आई थी? तो भारत में ये 4G सेवा जो आई थी दोस्त, वो आई थी कब? 2012 में। कब आई थी? 2012 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। IoT एनालिटिक्स के लिए पसंदीदा भाषा की पहचान करें। IoT एनालिटिक्स के लिए पसंदीदा भाषा जो है वो है कौन सी? PHP है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, PHP। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिग डेटा की प्राथमिक विशेषताओं का चयन करें। बिग डेटा की प्राथमिक विशेषताएं एक दिन और डिस्कस किया था, मूल, विविधता और आयतन, ये सभी क्या हैं इसकी? बिग डेटा की ये प्राथमिक विशेषताएं हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आ गया ये इंटरेस्टिंग पोर्शन, ये आ गया हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन, और इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। इसके भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, 20 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इसको आप स्किप तो नहीं कर सकते, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। कह रहे उत्तर क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो अपने राज्य के अन्य जिलों से तो घिरा हुआ है लेकिन किसी अन्य राज्य से क्या है? अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो वो है हमारा हरदोई। ठीक है, कौन सा जिला है? ऑप्शन नंबर सी, हरदोई जिला जो है वो किसी अन्य राज्य से सीमा नहीं अपना शेयर करता है। बाकी सहारनपुर है, ये करता है। ठीक है, हिमाचल से करता है, हरियाणा से और उत्तराखंड से करता है। ठीक है, देवरिया भी करता है। ठीक, देवरिया जो है वो मुख्य रूप से बिहार से करता है। ठीक, और ललितपुर जो है ये 3 तरफ से किससे? मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, एक बूंद की तरह लटक रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके 3 क्या सभी तरफ से मध्य प्रदेश है, केवल थोड़ा सा जो है यहाँ पर स्पेस है वो यूपी का है। कह रहे उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा जो है सर्वाधिक होती है? तो यूपी में जो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है वो होती है तराई का जो क्षेत्र होता है, तराई के इलाके में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 83वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई जाती है? तो भाई गेहूँ उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से। अरे नहीं उगाई जाती कह रहे हैं यार, नहीं उगाई जाती तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, यही गलती हो जाती है, क्वेश्चन को एकाएक से पढ़ देते हैं, पूरा नहीं पढ़ते ढंग से। तो कौन सी नहीं उगाई जाती? कपास नहीं उगाई जाती है। 84वां कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो रिफाइनरी है कह रहे कहाँ है? यूपी में। तो ये है हमारी मथुरा में। कहाँ पर है ये रिफाइनरी? जो है मथुरा में स्थापित है, और इसकी जो स्थापना की थी वो हुई थी 1972 में। ठीक है, कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1972 में। और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख ... उत्पादकों में से एक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादक हो गए तो यहाँ पर होगा हमारा गन्ना। क्या होगा? गन्ना में जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है उत्पादन में। ठीक है, गन्ना हुआ, गेहूँ हुआ, ठीक, दुग्ध उत्पादन में, आलू उत्पादन में, इन सब में यूपी का क्या है? पहला स्थान है। 86वां है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बाघों के संरक्षण के लिए तो ये जो बनाया गया है बाघों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में है वो है इनमें से अमनगढ़। राइट आंसर क्या है? अमनगढ़ जो है टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश का हो गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात जो है वो सर्वाधिक है? तो ये है दोस्त जौनपुर में। कहाँ पर? जौनपुर में जो लिंग अनुपात है वो है 1018 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, जौनपुर में महिलाओं का क्या है, परसेंटेज अधिक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो छठ पूजा में जो पूजा की जाती है, तो इसमें जो की जाती है किसकी? सूर्य मतलब रवि, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, यानी रवि की पूजा की जाती है। किस भगवान की जाएगी? रवि की। आगे बढ़ते हैं। 89वां क्वेश्चन है कि नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या था? लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या था? तो वो था नृत्य घराना। क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य घराना। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? मिट्टी की बारात। तो मिट्टी की बारात जो है वो किसकी है? ये है शिव मंगल सिंह सुमन की। किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित क्या है? एक कविता है। ठीक, और शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं जो इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का जो उन्नाव जिला है, ठीक, उन्नाव जिले में 1915 में। ठीक है, 1915 में उन्नाव जिले में एक गांव पड़ता है झगरपुर गांव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो पारदर्शिता लाने के लिए जो वेबसाइट तैयार की गई होगी वो है हमारी, राइट आंसर है कोशवानी। कौन सी वेबसाइट है ये? कोशवानी वेबसाइट जो है वो तैयार की गई पारदर्शिता के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52वें क्वेश्चन है भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो कहाँ पर होनी है ये? तो ये होनी है कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ पर होनी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुशीनगर में। और ये जो निर्णय लिया था, ये पूर्व मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव ने इसको निर्णय लिया था। ठीक है, तो शायद अब तो नहीं हो पाएगी, ये उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बाकी कुशीनगर के जो हमारे साथी होंगे इसमें तो वो बता सकते हैं इसके बारे में क्लियर। कमेंट करके आप लोग बताएं कि ये बन रही है कि नहीं बन रही है। कह रहे ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करती है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? ठीक है, मतलब ललित कला अकादमी जो है वो छात्रवृत्ति तो देती है बच्चों को, लेकिन इनमें से कौन सा विषय है जिसमें छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है? तो वो छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है फैशन डिजाइनिंग में। किस में नहीं दी जाती? फैशन डिजाइनिंग में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 94वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए फेमस है? तो मलिहाबाद जो फेमस है वो आम के लिए है भाई, आम के लिए बहुत फेमस है ये। ठीक है, तो किस किस्म का आम मिलता है? दशहरी आम यहाँ पर बहुत अधिक फेमस है। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद में दशहरी आम मिलते हैं। इसके अलावा भी और ये चौसा वगैरह हुई, ये किस्में भी यहाँ पर मिल जाती हैं। 95 क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? ब्रिटिश के समय में। तो ब्रिटिश के समय में जो भूमि पंजीकरण किया जाता था वो किसके द्वारा? लेखपाल के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, लेखपाल या पटवारी। फिर है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सैरामिक सिटी कहा जाता है? ये आपको पहले भी बताया हमने। ठीक है, तो सैरामिक सिटी जो है वो है खुर्जा। कौन सी है? सैरामिक सिटी जो है वो है खुर्जा है। ठीक है, और कहाँ पर है ये? बुलंदशहर में, बुलंदशहर में। आगे बढ़ते हैं। कह रहे उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण। तो उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट
नियुक्त करने वाला प्राधिकरण कौन सा होगा? तो यूपी की बात है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ही करेगी इसको, ठीक है। कौन करेगा? उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी उत्तर प्रदेश सरकार ही करती है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? इसके बारे में भी कई बार डिस्कस हो गया है। तो सांस्कृतिक जो राजधानी है वो वाराणसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 99वां क्वेश्चन है कि 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है 1831 में इसकी स्थापना की गई थी इलाहाबाद में, ठीक है। कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में। आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो इलाहाबाद में की गई थी और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो है कितनी? 10। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो फिर कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।